स्टार्ट। चलो हाँ बेटा, आवाज आ रही है ना? प्रिंस, छवि, विवो, आवाज आ रही है? चलो यस सर, बढ़िया, आवाज आ रही है बेटा। चलो बच्चों, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन बात कर रहे थे बेटा, अपने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट किया था। ओके, जैसे अपने कहा था एटॉमिक मॉडल सीक्वेंस से अपन ने लिखा था 5 मॉडल्स मेनली होते हैं, उसमें क्या थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, सोमरफील्ड। नंबर 5 पे बात करते हैं अपन क्वांटम मॉडल। ओके, तो क्वांटम मॉडल होता है बेटा वो अकेला सिंगल मॉडल नहीं होता, 3 अलग अलग साइंटिस्ट के जो कॉन्सेप्ट थे उनकी बेसिक थीम कंक्लूजन वही था बच्चों। ओके, तो 3 कॉन्सेप्ट को क्या करके क्वांटम मॉडल को बेटा उसका फॉर्मेशन किया गया, इसमें 3 कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया। ओके, तो जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था? डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट। ओके, सेकंड कौन सा था बेटा? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड कौन सा था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्योरी। क्लियर है? सभी कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। आपने हेडिंग तो लिख रखी है, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? देखो बात करते हैं तो सबसे पहले देखो ड्यूअल नेचर अपन ने क्या कहा था, क्वांटम मॉडल होता है उसका बेसिस ही क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर को कंसीडर करना। ड्यूअल नेचर को कंसीडर करना मतलब क्या? पार्टिकल और वेव दोनों की फॉर्म में कंसीडर करना। ओके, जैसे मैंने कहा बेटा जितनी भी डिस्कवरी होती है एक छोटे से आईडी से स्टार्ट होती है। डी ब्रोगली ने भी यही कहा क्या कि जैसे लाइट पार्टिकल होती है उनकी क्या होती है? ड्यूअल नेचर होती है। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले डिस्कवर हो चुका था कि जैसे लाइट पार्टिकल की ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल और वेव दोनों की फॉर्म में। वैसे क्या होता है, जैसे लाइट कई सारे माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बनी है, वैसे नॉर्मली नेचर में सबस्टांस भी तो क्या होते हैं? कई सारे माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे लाइट की ड्यूअल नेचर होती है वैसे सबस्टांस की भी क्या होनी चाहिए? ड्यूअल नेचर होनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आइडिया इन्होंने ही दिया था। तो बोलते हैं कि द ड्यूअल नेचर ऑफ सबस्टांस वाज डिस्कवर्ड बाय डी ब्रोगली। क्लियर? और जो डेविसन जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस आइडिया पर काम करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि बिल्कुल ये बात सही है बच्चों। ठीक है, तो फिजिक्स में पूरा एक्सपेरिमेंट है, आपकी डिटेल चाहिए तो क्या कहेंगे? The dual nature of micro substance was discovered by de Broglie and its experimental verification was done by डेविसन जर्मर। क्लियर है बच्चों? देखो ये कॉन्सेप्ट एम्स में एक बार पूछा हुआ है इसलिए मैंने ऐड करवा दिया, ध्यान रखना कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? डेविसन जर्मर ने किया था। क्लियर है? फिर क्या कहेंगे, ये जो ड्यूअल नेचर होती है उसको क्या करते हैं बच्चों? माइक्रो सबस्टांस माइक्रो पार्टिकल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। ठीक है बेटा, अब क्या कहेंगे? डी ब्रोगली ने मेनली क्या कहा था? डी ब्रोगली ने सबस्टांस की प्रॉपर्टी और वेव की प्रॉपर्टी यानी मोमेंटम और वेवलेंथ को कोरिलेट किया था। क्लियर है? ये भी एक बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे किया था बच्चों? देखो तो कल अपने कहा था जैसे प्लैंक थ्योरी जो होती है E = hc/λ, और आइंस्टीन की जो थ्योरी है बेटा E = m/c², दोनों को मिला के इन्होंने क्या किया था? फॉर्मूला बनाया था। जो अपन ने क्या लिखा था बेटा? लैम्डा = क्या था बच्चों? h/mv। यस और नो? क्लियर है? mv हमें पता है मोमेंटम के इक्वल होता है, तो h = क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा। यहां तक अपन ने बात की थी। और ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। बच्चों बात समझ में आएगी? डी ब्रोगली इक्वेशन यानी मेनली इसने लैम्डा और मोमेंटम को कोरिलेट किया था बच्चों। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई थी ना? ओके, ठीक है बेटा, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो तो क्या करेंगे, अब ये जो फॉर्मूला उसको बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। यहां तक तो अपन ने कर रखा है लास्ट लेक्चर में। तो बच्चों देखो क्या कहेंगे, नॉर्मली हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या? काइनेटिक एनर्जी = क्या होती है? ½ mv²। यस और नो? होता है नहीं होता? अगर बच्चों मैं इसे m से मल्टीप्लाई भी कर दूं बेटा, डिवाइड भी कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यस और नो? देखो बेटा तो क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब ½ m × m क्या हो गया? m² v² क्या हो गया? m। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये बताओ m² v² की जगह मैं क्या कर सकता हूं? p² कर सकते नहीं कर सकते बेटा? p = क्या होता है? mv। तो m² v² किसके बराबर हो जाएगा? p² के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी = क्या हो गया? ½ p² m। क्लियर है? तो क्या करेंगे बच्चों? p² = कितना आ गया? 2mke। अभिषेक बात समझ में आ रही है बेटा? लविश, संकेत, प्रिंस, छवि, विवो, बात समझ में आ रही है ना? यानी 2mke इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? यहां से स्क्वायर हटाऊं बच्चों तो इधर क्या करेंगे? p = क्या आ गया? √2mke। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब बच्चों इस वैल्यू को यहां पुट करें तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी? लैम्डा = क्या हो गया? h/p की जगह मैं क्या लिख सकता हूं?
√2m के ई, एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो बच्चों देखो और इसे मॉडिफाइड करके देखते हैं। जो जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ बेटा सीधे ऑप्शंस पूछे गए एग्जाम में, और न्यूमेरिकल तो इन पर आएंगे ही आएंगे। अपन घुमा फिरा के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कैसे पूछ सकता है। और इसे अगर मैं कंटिन्यू करूँ बेटा तो देखो यहाँ पर मैं 2 लाइन लिखाऊंगा। क्या? अगर क्यू चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, अगर क्यू चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए बच्चों। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है उसे किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं बच्चों। क्यू मतलब पार्टिकल का चार्ज हो गया और उसका पोटेंशियल यानी कैपिटल वी बच्चों। क्लियर है? इससे अगर एक्सेलरेट करे तो बच्चों 12th की जो फिजिक्स है बच्चों उसमें सेकंड चैप्टर आता है, फर्स्ट आता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सेकंड चैप्टर आता है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। ओके ठीक है, कैपेसिटर में आप एक फॉर्मूला देखोगे क्या कि W इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q इंटू वी होता है बच्चों। क्लियर है? किसी Q चार्ज पार्टिकल को क्या करें, V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करे तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टोटल वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू Q इंटू वी के बराबर होता है। क्लियर है? ये आपके फिजिक्स में कैपेसिटर में फॉर्मूला आएगा। क्लियर है? अब इस वर्क डन को अपन काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेट कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते बेटा। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ प्रैक्टिकली में, ये मार्कर रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है बेटा, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। इसको मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट स्टार्ट हुई। कब है? जब मैंने थोड़ा सा इस पर वर्क किया है। यस और नो? मैंने इस पर थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ी सी इसमें मूवमेंट स्टार्ट हुई। मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। यस और नो? मैंने थोड़ा सा इस पर वर्क किया, यानी थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाया, थोड़ी सी एनर्जी दी तो थोड़ी सी इसमें मूवमेंट हुई, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आई। जचा के वर्क किया, जचा के काइनेटिक एनर्जी आएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, और बचपन में हम देखते हैं बेटा, अभी भी देख सकते हैं, जितना ज्यादा फोर्स लगा के बॉल को फेंकेंगे उतनी हाइट पे जाएगी। यस और नो? और हमें पता है जितना ज्यादा फोर्स लगा के बॉल को हम फेंकेंगे या जितनी हाइट पे बॉल को फेंकने की कोशिश करेंगे हमारा एनर्जी लॉस उतना ही ज्यादा होगा। यस और नो? और लॉस ऑफ एनर्जी तो क्या बोलते हैं, वर्क डन होता है बेटा। यस और नो? अरे जो एनर्जी लॉस करता है इसी के लिए बोलते हैं ये काम करता है। ठीक है, घर पे पूरे दिन पड़ा रहता है, मोबाइल देखता है, मोबाइल चलाता है, टीवी देखता है, घर वाले क्या कहते हैं, ये कोई काम ही नहीं करता। बोलते नहीं बोलते? क्यों? उसने अपनी एनर्जी लॉस क्या की है, खाली फिंगर से कीपैड पे की है जो नेग्लिजिबल है। बात समझ में आई? घर वाले क्या कहते हैं, निकम्मा है, कोई काम ही नहीं करता। अरे एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो बेटा? ठीक है, आप तो फिर भी चलो मेहनत करते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है। जो घर पे पूरे दिन पड़ा रहता है बेटा, खा लिया पी लिया पूरे दिन सो गया, उसे क्या कहते हैं, ये कोई काम ही नहीं करता। क्यों? उसने एनर्जी लॉस ही नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ गांव की हर बात में साइंस है बच्चों। ठीक है, उनको वही बात है, रिजल्ट पता है उनको, रीजन भले ही नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? वो पूरे दिन पड़ा है, उसने एनर्जी लॉस किया ही नहीं है। ठीक है बेटा। और जो पूरे दिन मजदूरी करके आता है, मजदूरी मतलब चाहे टीचर वगैरह सब मजदूरी में है, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, मजदूरी मतलब ये नहीं पत्थर ढोगे या ये, तो मजदूरी करके आता है, चाहे सब्जी की थड़ी लगाए, कुछ ही हो बेटा, चाहे ऑटो चलाए, चाहे टीचर हो, सब मजदूर है बेटा, टेंशन मत लो। तो जो मजदूरी करके आता है, सुबह काम पे जाता है, शाम को वापस आता है, क्या बोलते हैं, इसने काम किया है। होता नहीं होता? और शाम में पता, सुबह जैसे जाता है, सुबह जाता है, शाम को जब वापस आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सेम होती है क्या? नो। सुबह एकदम उछलते हुए जाता है। हाँ अरे बेटा तो वही बात, फिर भी एनर्जी लॉस करना पड़ता है। डिपो 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 करते करते एनर्जी लॉस फिर भी करना पड़ता है। रोड पे डिपो, पुलिया पार पुलिया पार पुलिया पार। हाँ कौन सा? एक बात बताऊं क्या, फिजिक्स में बेटा काम कैसे नहीं होता। देखो फिजिक्स नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल फिजिक्स भी आप सोचो क्या होगा, किसी मास को आपने डिस्प्लेस किया है, वो वर्क की तो है बेटा। बात समझ में आई क्या? हाँ एंगल भी डिपेंड करता है। अब बेटा अब एंगल पे घड़ा कैसे लेके आएंगे? ठीक है बच्चे चलो कोई बात नहीं। देखो आप फिजिक्स के चक्कर में नकार नहीं सकते बेटा। ठीक है, और आफ्टर मैरिज तो ये कॉन्सेप्ट बोल ही मत देना, जिंदगी नर्क हो जाएगी। ध्यान रखना कि तुमने काम ही क्या किया, खाली वही बात, खड़े खड़े चपाती तो बनाइए, कोई काम किया है क्या, बोल मत देना बेटा। ठीक है, और बहम हो तो अपने पापा से बुलवा के देख लेना एक बार। ठीक है, आपको खुद समझा देंगे कि बेटा तेरी फिजिक्स ने प्रॉब्लम कर दी है, अब 2 दिन खराब हो गए, टाइम पे खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, सिंपल सा एग्जांपल बेटा, जहां एनर्जी लॉस होता है, फिजिक्स तो चलो ठीक है अलग इश्यू है बेटा, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूंगा, साइंस से कोरिलेट करके करूं, जो एनर्जी लॉस करता है मतलब वो काम कर रहा है बच्चों। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा, यानी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा बच्चों। यस और नो? क्लियर है? तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, अगर किसी सबस्टेंस पर पार्टिकल अपना वर्क करेंगे, उससे एनर्जी देंगे, तो हमें पता उसको काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा नहीं करेगा, करेगा बच्चों। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करें तो वर्क डन होता है बेटा Q इंटू V। क्लियर है? तो यहां से क्या कह सकते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, H अपॉन 2m
देखो बच्चों के ई किसका क्या लिखेंगे, क्यू इंटू वी हो जाएगा बेटा, और अंडर रूट आएगा ही आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, यस और नो, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, क्या मैंने वेवलेंथ के फॉर्मूले तो कई सारे बताए हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो इन सभी का मीनिंग लिखाऊंगा, फिर किस कंडीशन में कौन सा काम लेना है यहाँ तक तो हर टीचर बताता है, लेकिन तुम्हें लंबे टाइम तक याद कैसे रखना है, क्वेश्चन देखते दिमाग में स्ट्राइक क्या करना चाहिए कि मुझे कैसे करना है, वो जरूरी है तुम्हें बताना कि बेटा ऐसा हो तो ये ध्यान रखना, वैसा हो तो वो ध्यान रखना। ओके चलो बेटा यहाँ तक नोट करो, इन सभी का मीनिंग लिखाऊंगा साइड में, नोट करो फटाफट, छाप दो। जैसे नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेज होती थी तो पूरा क्लासरूम भरा रहता था, पहले 2 साल पहले 500-600 बच्चे बैठे रहते थे, तो कई बार मैं मजाक मजाक में उनको एग्जांपल देता बेटा, जैसे आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो तो ये कोई काम नहीं है, तो बच्चे खास कर ऐसे बच्चे बच्ची अवसर कितनी हालत खराब हो जाती है, फिर कहते थे बेटा वो मजाक की बात है, लेकिन आप बहुत काम करते हो बिल्कुल। मेंटली मेंटली ज्यादा हार्ड है बेटा, फिजिकली में क्या होता है, नींद आ जाती है इजीली मेंटली वर्क में इंसान टूट जाता है। चलो अच्छा प्रिंस क्या का बेटा, वी पोटेंशियल का क्या मतलब है, वी पोटेंशियल का मतलब बेटा एक्चुअल में क्या होता है, अपन बोलते हैं ना इतने वोल्ट की बैटरी, अरे बोलते नहीं बोलते, इतना मतलब कितनी उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी आप दे रहे हो, बात समझ में आई क्या, अरे चार्ज फ्लो करेगा, हमें पता है एनर्जी होगी तभी तो फ्लो करेगा वो, तो क्या होता है बोलते हैं ना 100 वोल्ट की बैटरी है 200 वोल्ट की, एक्चुअल में ये वोल्ट क्या होता है उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। अपने क्या क्यू चार्ज पार्टिकल वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए, इसका मतलब उसे ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर कैसे करेंगे, उसे एनर्जी देंगे, और ये चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एनर्जी को क्या पोटेंशियल यानी वोल्ट के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। पावर पावर अलग होती है बेटा, पी अलग होता है, ये है पोटेंशियल। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल 2 लाइन लिखाऊंगा, ऐसा समझ साथ अभिषेक, ऐसा समझ साथ बेटा 2 लाइन मत लिख देना, खाली छोड़नी है आपको ये। ये सभी क्या पावर होता है, व्हाट इज एक्चुअल में है तो एनर्जी की फॉर्म, लेकिन उनकी कैटेगरी बेटा डिफरेंट डिफरेंट होती है। पावर तो क्या होता है पर सेकंड किया गया वर्क होता है, जैसे पावर का फॉर्मूला आगे आएगा P इक्वल टू होता है W/T, ठीक है, तो ये तो पर सेकंड किए गए वर्क को रिप्रेजेंट करती है, वर्क पावर पोटेंशियल ये सभी एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ही होती है बच्चों। चलिए चलो, अब बच्चों अपन ने जो शुरू से लिखा था बेटा इनके साइड में इनका मीनिंग लिखते जाना, ये जो फॉर्मूला लिखा था लिख लेना, इनके साइड में लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ, ये जो लिखा था ना लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, फटाफट लिखो। हाँ लास्ट लेक्चर में जो लिखा था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, उसके साइड में लिख लेना लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, H is equal to Planck constant, लिख लिए। M is equal to मास ऑफ पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल की बात करें उसका मास लेना आपको, M is equal to मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और ये वाला जो V है ध्यान रखना बेटा, इसलिए इनका मीनिंग लिखा रहा हूं, ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला जो V है ये लिख लेना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम लिखेंगे ना, आगे वाले भी लिखेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको मोमेंटम न्यूमेरिकल मोमेंटम वाला मिलेगा ही नहीं, न्यूमेरिकल आपको मास वेलोसिटी वाला ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, लिख लिए। फिर ये जो लिखा था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लेमडा क्या है बच्चों, एच क्या है ये आपको पता है, पी लिख लो, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। चलो बेटा अब इस फॉर्मूले पे आते हैं, उसके बाद अपन ये फॉर्मूला डिराइव किया, लेमडा क्या है, एच क्या है, एम क्या है, टू क्या है, ये तो पता ही हमें, काइनेटिक के लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चलिए चलो यहाँ पे 2 लाइन छोड़ी बेटा, यहाँ पे लिख लो, इफ क्यू चार्ज पार्टिकल, इफ क्यू चार्ज पार्टिकल if q charge particle
is accelerated with V potential, capital V. If Q charge particle is accelerated with V potential, if Q charge particle is accelerated with V potential, if Q charge particle is accelerated with V potential, तो बच्चों आगे अपन ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये अपना फॉर्मूला आ गया, लेमडा क्या है, एच क्या है, टू क्या है, एम क्या है, ये हमें पता ही है बच्चों। ये क्यू लिख लो नीचे, क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल की बात करें उसका चार्ज, क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल। चार्ज ऑफ पार्टिकल और V इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये वाला V यहां पर क्या है बच्चों, पोटेंशियल है, ओके। V इज इक्वल टू पोटेंशियल, क्लियर है। और उनकी यूनिट्स का आपको पता ही है बच्चों, पोटेंशियल आपको देगा वोल्ट में, क्लियर है, वोल्ट है। और चार्ज हमें पता किस में देगा, कूलाम में देगा बच्चों। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की फॉर्म है तो जूल में देगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में दे देगा, मास है तो नॉर्मली क्या करेगा बेटा, ध्यान रखना वो मैंने ट्रिक लिखाई थी ना, जूल के साथ MKS, अर्ग के साथ CGS, यहाँ बहुत काम आती है बच्चों, ध्यान रखना। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ग्राम में काम में लूँ, किलोग्राम में काम में लूँ, लेकिन ध्यान रखना अपनी ट्रिक दिमाग में सेट रखना, जूल के साथ MKS, CGS के साथ अर्ग के साथ CGS वाली यूनिट, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्लियर है। चलो बेटा देखो, ये तो बेटा देखो नॉर्मली जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं हर कोई लिखाता है, लेकिन तुम्हें बच्चों ध्यान रखना एग्जाम में कैसे सही करना है क्वेश्चन, तो ये ट्रिक दिमाग में सेट रखना बेटा। क्या लिखो बेटा, ट्रिक लिखो, हाँ कॉपी में ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसे ऐड करो, कॉपी में ऐड करो, जब भी रिवाइज करो सामने से निकलना चाहिए कि सर ने ऐसे बताया था। लिखो, इफ नेम ऑफ वेवलेंथ इज गिवन इन क्वेश्चन, 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 if name of wavelength is given in question, then देखो बेटा क्या करना है, अगर हमें क्वेश्चन में वेवलेंथ का नाम ही दे रखा है बच्चों, मैंने क्या कहा बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना बेटा, देखो वही बात है, बच्चा फॉर्मूला कर लेगा लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना समझना, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है कि मैं कैसे करूं समझना। अगर बच्चे को आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इतना तो आइडिया लग जाएगा ना, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ का नाम आ जाए, मैंने बोला है नाम दिया गया हो, नाम देने का मतलब है चाहे पूछे या दिया गया हो कि वेवलेंथ इतनी है तो ये क्या होगा, या फिर ये इतना है तो वेवलेंथ क्या होगी, बात समझ में आई क्या। वेवलेंथ नाम आते ही सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू h/p, यस और नो, सबसे पहले दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए बेटा। वेवलेंथ नाम आते ही सबसे पहले क्या करना, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है लैम्डा इक्वल टू h/p लिख देना, क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन अगर आपको बाय द वे वेलोसिटी की टर्म में दे रखा है तो बच्चों क्या करना, पी को मैं वेलोसिटी की टर्म में कैसे कर सकता हूं बच्चों, h/, क्या लिखूंगा इसे, mv, काम खत्म। मैंने क्या कहा, वेवलेंथ नाम आते ही सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू h/p लिख दो, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा कि वेवलेंथ के मोर देन वन टाइप के फॉर्मूले है, तो इसमें से कौन सा आपको काम में लेना है, हिंट जरूर मिलेगा। अगर बाय द वे आगे लैंग्वेज पढ़ो, आगे वेलोसिटी नाम दे रखा है तो इसका मतलब मैं इसको कैसे मॉडिफाइड कर सकता हूं, लैम्डा इक्वल टू h/mv, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। अगर वेलोसिटी का हिंट नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन आगे पढ़ो, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है बच्चों तो क्या कर देना, h/ क्या करना है 2m √ke बच्चों, यस और नो, क्लियर है, ये अप्लाई कर देना। और अगर बाय द वे चार्ज या पोटेंशियल नाम दे रखा है बच्चों तो क्या कर देना, इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके अपन कैसे लिख सकते हैं, √2mq इंटू v होगा बच्चों, समझ में आ गया, यस और नो। ये ट्रिक ध्यान रखना बच्चों, डी ब्रोगली पर बच्चों देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग और बोर मॉडल, इन तीन ही कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और ये ध्यान रखना ये ट्रिक, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं है सर आपने इतने 5 फॉर्मूले बता दिए, इसमें से कौन सा काम में लूं, जो क्वेश्चन में हिंट दे रखा है बेटा उसी के अकॉर्डिंग करना है, क्लियर। चलो बिल्कुल वो भी करेंगे अपन, बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे, अपने ग्रंथ में हर जगह घुसाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन उसी में आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलिए क्या। चलो तो एक बात तो ध्यान रखना, पहला काम तो मैंने क्या कहा
क्या अगर वेवलेंथ नाम आ जाए तो सबसे पहले दिमाग में बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन आनी चाहिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। आगे क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको वेलोसिटी की टर्म में दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में दे रखा है, या फिर पोटेंशियल की टर्म में दे रखा है, जिसकी टर्म में दे रखा है उसी की टर्म में कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। समझ में आ गया? क्लियर है? अब जैसे बच्चे ने पूछा कि सर वेवलेंथ का तो बोर मॉडल से भी दे सकता है, बिल्कुल बेटा दे सकता है। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो कंपेयर टू डी ब्रोगली इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कंपेयर टू डी ब्रोगली इक्वेशन। Compared to de Broglie equation with Bohr model. Compared to de Broglie equation with Bohr model. Compared to de Broglie equation with Bohr model. डी ब्रोगली इक्वेशन को बोर मॉडल से कंपेयर करने पर। ओके चलो एरो लगा के छोड़ दो। क्या करना है बच्चों, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो समझना बच्चों, देखो क्या करना है, बोर्ड पे देखना बेटा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, बच्चों देखो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है बेटा, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट बोलता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। और पी को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, एच अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी। यस और नो? अरे होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, एम इंटू वी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ बेटा, एच अपॉन लैम्डा इक्वेशन 1। यस और नो? अरे कर सकते नहीं कर सकते? एम इंटू वी को इधर लेके आ जाओ, लैम्डा को अपॉन में लेके आ जाओ, एच अपॉन लैम्डा के बराबर होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। अब बात करते हैं बेटा किसकी, बोर मॉडल की। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग अपन क्या कहेंगे बेटा, अपने पास एक फॉर्मूला आया था J इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन एच अपॉन 2 पाई। यस और नो? बात समझ में आ गई? J इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। याद है ना? यहां से मैं क्या कर सकता हूं बेटा, एम वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एन एच। ऐसा कैसा, एन एच और आर को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिखूंगा, 2 पाई आर इक्वेशन 2। यस और नो? करेंगे नहीं करेंगे? अरे एम वी इक्वल टू एन एच अपॉन आर को इधर लेके आ जाए, 2 पाई आर कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? चलो बच्चों, तो यहां से देखो अपने पास क्या, दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो एम वी और एम वी इक्वल कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। तो देखो इक्वेशन 1 में अपने पास एम वी किसके बराबर है, एच अपॉन लेमडा के बराबर। इक्वेशन 2 में किसके बराबर है बच्चों, ये एन एच अपॉन 2 पाई आर के बराबर है। क्लियर है? ठीक है बेटा। यहां से मैं एच से एच को उड़ा दूं, यस और नो? अब 2 पाई आर को बच्चों इधर लेके आ सकता हूं नहीं आ सकता हूं, 2 पाई आर इक्वल टू लेमडा को इधर लेके आ सकता हूं नहीं आ सकता हूं, एन लेमडा। तो क्या कहेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू क्या करना है, एन लेमडा। समझ में आ गया? क्लियर है? इनका मतलब क्या है बच्चों, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर मतलब क्या है, रेडियस। अब किसकी रेडियस मुझे लेनी है, एन क्या होता है, सेल और ऑर्बिट है। जिस सेल या ऑर्बिट की बात कर रहा है बच्चों, उसी के लिए आपको क्या करना है, रेडियस यूज करनी है। यस और नो? इसका मतलब फर्स्ट सेल की बात करें तो यहाँ पर एन की जगह क्या लूंगा मैं, 1। सेकंड सेल की बात करें तो एन क्या होगा, 2। थर्ड सेल की बात करा तो एन क्या होगा, 3 होगा बच्चों। क्लियर है? और जिस सेल या ऑर्बिट की बात करा, रेडियस भी उसी की लेनी है। इसका मतलब जो एन का नंबर होगा वही रेडियस होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर एन इक्वल टू क्या होगा, एन लेमडा। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ओके चलो बेटा, तो पहली बात तो देखो, इसके आगे ट्रिक जरूर लिखाऊंगा कैसे मुझे करना है। जैसे बच्चे ने पूछा कि सर बोर मॉडल में भी वेवलेंथ अगर आ जाए तो ध्यान रखना, ओनली वेवलेंथ अगर बोले तो जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अपने 4 फॉर्मूले लिखे थे, 4-5 फॉर्मूले, उनमें से कोई सा एक काम में लेना है सर, उसमें से कोई सा काम में मैं लूंगा। जैसा क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा है, वेलोसिटी की बात करा, काइनेटिक एनर्जी की बात करा, पोटेंशियल की बात करा, किसकी बात कर रहा है, बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वेवलेंथ के साथ आपको सेल या ऑर्बिट का नाम आ जाए, मैंने क्या कहा, वेवलेंथ के साथ सेल या ऑर्बिट का नाम आ जाए, देखते दिमाग में स्ट्राइक आना चाहिए, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा से मुझे करना है। क्योंकि क्वेश्चन को लेके 2 मिनट तक बैठ गए कि क्या कैसे अप्लाई करूं पता ही नहीं है, तो छोड़ देना बच्चों। ठीक है? इसका मतलब कोई सेंस ही नहीं है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन देखते ही नैनो सेकंड में दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि करना कैसे मुझे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। क्या आपको क्या करना है, सेल या ऑर्बिट की बात करें, सेल या ऑर्बिट का नाम आ जाए, साथ में वेवलेंथ का नाम आ जाए, तो देखते दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा। आ गया समझ में? अब इसमें क्या करेगा बेटा, 2 पाई ये वैल्यू तो फिक्स है,
आर क्या होगी, रेडियस हो गई, एन हमें पता है सेल या ऑर्बिट का नंबर हो गया, लेमडा क्या होगी, वेवलेंथ हो गई। यानी तीन वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल है, आर है, एन है, लेमडा, तीनों में से कोई दो देके एक हमें पूछ लेगा, काम खत्म, यस और नो। लेकिन दिमाग में हिंट क्या आना चाहिए, अगर सेल ऑर्बिट वेवलेंथ के साथ क्या सेल ऑर्बिट का नाम आ रहा है तो देखते दिमाग में क्या आना चाहिए, पीछे लेमडा के 4-5 फॉर्मूले आए थे वो दिमाग में ना आके क्या आना चाहिए बच्चों, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा। समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो। यहां तक नोट करो बेटा, और भी इस पर क्वेश्चन बनाता है, बात करेंगे, यहां तक नोट करो। कर लिया सर, अभी किया है या पहले का मैसेज है ये? पहले का कोई बात नहीं बेटा, नोट करो। बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल सही है प्रिंस, सही बोल रहे हो, उसी की तरह वही रिजल्ट आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है। चलो इसके आगे जरूर लिख लेना बेटा, इसकी ट्रिक आपको क्या करनी है, इसके आगे लिख लेना ट्रिक, लिख लेना। इफ इफ if a wavelength and cell or orbit, if a wavelength and cell or orbit both are given, if a wavelength and cell or orbit both are given, if a wavelength and cell or orbit both are given, ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट किस कंडीशन में काम में लेना है बेटा, अगर वेवलेंथ और सेल ऑर्बिट दोनों का नाम दे रखा हो तो ध्यान रखना है बेटा, क्लियर है, ओके। चलो इनका मीनिंग लिख लो बेटा, 2 पाई तो पता ही है, लिख लो आर एन इक्वल टू रेडियस ऑफ एन सेल और ऑर्बिट, आर एन इक्वल टू रेडियस ऑफ एन सेल और ऑर्बिट, आर एन इक्वल टू रेडियस ऑफ एन सेल और ऑर्बिट, ठीक है। स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, number of cell or orbit, number of cell or orbit, lambda is equal to wavelength, चलिए क्या, चलो बेटा अब देखो बोर्ड पे देखो, इस चीज को बेटा समझना है, इस चीज को बच्चों देखो क्या करेंगे, देखो ये जो अपने फॉर्मूला लिखा है इसके बेसिस पे दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, कैसे समझना बच्चों इस चीज को, ट्रू एंड फॉल्स में पूछे जाते हैं कई बार, समझना। एक बात तो श्योर है, जो मुझे सेल दे रखी हो, मैंने क्या कहा,
जो मुझे सेल दे रखी हो मुझे रेडियस भी क्या करनी है, उसी की काम में लेनी है, यस और नो। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, जैसे मान लो मुझे फर्स्ट सेल की बात करें तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 2 पाई r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लेमडा, यस और नो। अरे एन की जगह 1 की वैल्यू पुट करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा बेटा। या फिर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सेकंड सेल की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी है, अरे 2 है या नहीं है, एन की वैल्यू 2 है तो हमें पता रेडियस भी कौन सी लेनी है, सेकंड की लेनी है। अगर थर्ड सेल की बात कर रहा है तो रेडियस हमें पता है, रेडियस भी कौन सी लेनी है, थर्ड की लेनी है। तो क्या लिखूंगा, 2 पाई r3 इक्वल टू 3 लेमडा, यस और नो। इसका मतलब एक बात तो श्योर है बेटा, क्या 2 पाई r इक्वल टू क्या होगा, सरकमफेरेंस। अरे सरकमफेरेंस होता नहीं होता, होता है बच्चों। ये सरकमफेरेंस कौन सी सेल का होगा, एन सेल, यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट सेल होगा बेटा, ठीक है। और हमें पता है एन की वैल्यू भी 1 है। अगर सेकंड की बात करूँ तो सरकमफेरेंस किसकी होगी, सेकंड की होगी। और वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होगा नहीं होगा, होगा बेटा, ठीक है। और अगर मान लो थर्ड सेल की बात करें तो सरकमफेरेंस भी क्या होगा, थर्ड के लिए होगा बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, द सरकमफेरेंस, सुनना अच्छे से, द सरकमफेरेंस ऑफ एनी सेल और ऑर्बिट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यस और नो। मैंने क्या बोला है, किसी सेल या ऑर्बिट की सरकमफेरेंस क्या होगी, वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होगा। कैसे होगा बेटा, क्योंकि हमें पता है जिस सेल या ऑर्बिट की आप क्या कर रहे हो, सरकमफेरेंस रेडियस ले रहे हो, सरकमफेरेंस भी उसी की हो गई। और हमें पता है लेमडा के मल्टीप्लाई में वही आएगा, लेमडा के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बच्चों, स्मॉल एन आ रहा है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट। और हमें पता है नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट कभी फ्रैक्शनल आ सकता है क्या, नहीं। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल क्या आएगा, इंटीजर में आएगा, क्लियर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, द सरकमफेरेंस ऑफ एनी सेल और ऑर्बिट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यस और नो। अरे किसी सेल या ऑर्बिट की सरकमफेरेंस क्या होगी, वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होगा। क्यों, वेवलेंथ के मल्टीप्लाई में या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, जो भी आएगा। बात समझ में आई क्या, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द सरकमफेरेंस ऑफ एनी सेल और ऑर्बिट, the circumference of any cell or orbit, the circumference of any cell or orbit, the circumference of any cell or orbit, the circumference of any cell or orbit is integer multiple of, the circumference of any cell or orbit is integer multiple of wavelength, is integer multiple of a wavelength, ठीक है। चलिए चलो बेटा देखो, अब इस बात को देखो, ये जो अपना फॉर्मूला आया था 2 पाई r1 इक्वल टू n लेमडा, इसको मैंने 3 अलग अलग सेल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल समझाया। क्या, फर्स्ट सेल के लिए अगर बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई r1 इक्वल टू 1 लेमडा। अगर सेकंड सेल के लिए बात करूंगा तो 2 पाई r2 इक्वल टू 2 लेमडा। थर्ड के लिए करूंगा तो 2 पाई r3 इक्वल टू 3 लेमडा, क्लियर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, अगर मान लो मैं ये लिखूं बेटा कि 2 पाई r1 इक्वल टू मतलब क्या है बच्चों, कौन सी सेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, क्लियर है। लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ है, और वेवलेंथ लेमडा की मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है बच्चों। बात समझ में आई क्या। और ध्यान रखना, नॉर्मली बच्चों देखो वेवलेंथ है, लेमडा का मतलब क्या होता है, नॉर्मली अपन क्या करते हैं बच्चों, जैसे वेव के लिए अपन ने क्या कहा था, मैक्सवेल थ्योरी में अपन ने बात की थी कि ये जो वेव है बच्चों इस टाइप से वेव होती है बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, ये बताओ अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x है बच्चों। मैंने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बच्चों, x है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बच्चों, y है। तो ये बताओ x और y में क्या रिलेशन होगा, x और y में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, इक्वल होगा बेटा, सीधी सी बात है। मैंने क्या कहा, देखो जैसे मान लो जो क्रेस्ट था, जो अगर मान लो मैं यहाँ से डिस्टेंस अगर कवर करूँ तो क्या होगा, जो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की बात करूं बेटा, ये क्या है, अरे एक्स हमें पता है लेमडा के इक्वल होगा नहीं होगा, इसी को तो बोलते हैं बच्चा वेवलेंथ, बोलते नहीं बोलते। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से मेजरमेंट ना करके मैंने क्या किया, ओरिजिन पॉइंट से मैं कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो क्रेस्ट था बेटा उसका मान लो हाफ क्रेस्ट के डिस्टेंस तक मैंने मान लो पीछे शिफ्ट कर दिया, मान लो। तो क्या करूंगा, इसको भी मैं क्या करूं, यहां से आधा पीछे शिफ्ट कर दो बेटा, तो ये डिस्टेंस भी तो इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, तो ये भी क्या होगी बच्चों, वेवलेंथ होगी या नहीं होगी, होगी। ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो थ्योरेटिकल पॉइंट मैं बताऊंगा आपको सीधा डायग्राम बेस्ड ऑप्शन मिलेगा, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, लेकिन ध्यान रखना समझना। इसका मतलब क्या होगा, एक वेव कंप्लीट कब होगी, समझना बच्चों, एक वेव कंप्लीट कब होगी, जब यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट होगा बेटा, समझ में आया। मैंने क्या कहा,
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट कब होगी बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव, यस और नो? क्लियर है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब होगी? मैंने कहा था इसको, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को, यस और नो? अरे परपेंडिकुलर होते ही नहीं होते, इनकी डायरेक्शन बेटा इस टाइप से, जैसे मेरा थंब है, देखो बेटा थंब को अच्छे से देखना, मेरा थंब है, ये क्या कर रहा है? जो क्रेस्ट है बेटा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करूं तो जो सामने वाली फिंगर है बेटा परपेंडिकुलर है बोर्ड के, देखो सामने वाली फिंगर में, ये वाली फिंगर की बात मैं कर रहा हूं बच्चों, ये क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेस्ट या ट्रो। ट्रो बोलते हैं बेटा। क्रेस्ट तो जैसे ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? ट्रो हो गया। और मेरी ये वाली फिंगर है, ये क्या कर रही है? वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यस और नो? और अपन क्या कहते हैं? तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते ही नहीं होते? होते हैं बच्चों। तो ये जो आपने अपने जो ट्रो बनाया है, ये आपको ऐसे लग रहा है कि नीचे की साइड में होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? बोर्ड के परपेंडिकुलर है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक वेव कंप्लीट कब होगी बच्चों? जब एक क्रेस्ट एक ट्रो दोनों उसमें इंक्लूड होंगे। समझ में आ गया? क्योंकि एक क्रेस्ट इंक्लूड हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, अगर ट्रो भी इंक्लूड हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, और वेव की डायरेक्शन यहां से लेकर यहां तक आ ही गई। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव तीनों होना, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, यस और नो? क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे? एक क्रेस्ट एक ट्रो दोनों इंक्लूड होंगे, तब जाके एक कंप्लीट वेव बनेगी। यहां से यहां तक की वेव को क्या बोलेंगे? एक वेव बोलेंगे बच्चों। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जैसे ये अपन वेव का डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो इसमें कितनी वेव होगी आपको कैसे पहचानना है बच्चों? ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना, एक क्रेस्ट हो गया, एक ट्रो हो गया, वापस इस पॉइंट पर आगे, वेव का नंबर कितना हो गया? 1। समझ लेना इस बात को अच्छे से। क्लियर है? फिर वापस यहां से स्टार्ट करो, एक क्रेस्ट हो गया, दूसरा ट्रो हो गया, वापस इस पॉइंट पर आगे, क्रेस्ट और ट्रो को इंक्लूड करते हुए वापस उसी एक्सिस पर आगे, दूसरी वेव हो गई। समझ में आ गया? वेव का नंबर कैसे काउंट करना है। क्लियर है? अब अपनी देसी लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया था बेटा, क्या ये अपर साइड है तो मैंने बोला था इसको मैक्सिमा बोल दो, ये लोअर साइड में तो इसको मिनिमा बोलता हूं समझने के लिए इजी वे में। ये मैक्सिमा बड़ी माँ, ये मिनिमा छोटी माँ, एक बड़ी माँ छोटी माँ दोनों आ गई, मतलब एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है? बड़ी माँ छोटी माँ कंप्लीट, एक वेव कंप्लीट, दूसरी बड़ी माँ दूसरी छोटी माँ, यानी दूसरी वेव कंप्लीट। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है। अभी मैं कई डायग्राम बनाऊंगा, इसमें बड़ी माँ छोटी माँ वाली ट्रिक बहुत काम आएगी आपकी। ओके, आपको आंसर देने के लिए। आप समझना इस बात को, मेरा क्वेश्चन क्या है, पहले वो थ्योरेटिकल लाइन है बेटा वो समझना। मैं क्या कहूंगा, मेरा स्टेटमेंट क्या है? फॉर nth सेल और ऑर्बिट, मैंने क्या बोला है? फॉर nth सेल और ऑर्बिट टोटल n वेव्स आर एसोसिएट ऑफ लैम्डा वेवलेंथ, यस और नो? मैंने बोला है nth सेल के लिए क्या होता है? लैम्डा वेवलेंथ की टोटल n ही वेव होती है, यस और नो? कैसे? nth सेल, n सेल मतलब कोई सी भी सेल ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो। अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूंगा तो हमें पता है लैम्डा के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 1 आएगा। सेकंड सेल की बात करूंगा तो लैम्डा के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 2 आएगा। थर्ड सेल की बात करूंगा तो लैम्डा के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 3 आएगा बच्चों। क्लियर है? मैंने क्या कहा? एक लैम्डा का मतलब क्या है? एक वेव। समझ में आ गया? एक लैम्डा का मतलब क्या है बेटा? एक वेव। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब एक वेव मतलब एक लैम्डा मतलब एक वेव हो गई बच्चों। तो फर्स्ट सेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये मानते हैं बच्चों क्या हो जाएगा कि n सेल और ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में लैम्डा वेवलेंथ की क्या होती है बेटा? n ही वेव होती है। जिस सेल की बात करें लैम्डा के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? उतनी ही वैल्यू आएगी, डिजिट आएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो पहले ये लिख लो बेटा, ये जो 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इक्वल टू ये लिखो। देखो टोटल n waves are associate, total n waves are associate of lambda wavelength, total n waves are associate of lambda wavelength, total n waves are associate of lambda wavelength for nth cell or orbit, total n waves are associate of lambda wavelength for nth cell or orbit, total n waves are associate of lambda wavelength for nth cell or orbit, total
लिख लिए। टोटल एन वेव्स आर एसोसिएट ऑफ लैम्डा वेवलेंथ, स्टेटमेंट को बेटा रिपीट कर रहा हूं, टोटल एन वेव्स आर एसोसिएट ऑफ लैम्डा वेवलेंथ फॉर एन सेल और ऑर्बिट है, यानी एनवे नंबर के सेल या ऑर्बिट के लिए लैम्डा वेवलेंथ की कितनी वेव होगी बेटा, एन ही होती है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बच्चों देखो मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं बच्चों, आपको क्या करना है, साथ साथ डायग्राम बनाना है और दिमाग चलाना है। फिर मैं आपको क्या करूंगा, 30 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर देना है सर कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। क्लियर है, मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसको दिमाग में सेट करके आपको आंसर देना है बेटा। क्लियर है, मैं कुछ जटिल संरचनाएं बना रहा हूं बच्चों, मेरे साथ साथ बनाओ। बच्चों मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 कौन सा करेक्ट है। मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, देखते हैं। थर्ड करेगा 6 करेक्ट है। प्रिंस छवि अभी तक आंसर नहीं आया बेटा, बाकी बच्चों के आंसर आ गए। छवि आंसर नहीं आया बेटा, थ्री एंड सिक्स, चलो 3 एंड 6 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है, इसके फेवर में कितने हैं, यस और नो। 3 एंड 6 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर सही है सभी का। बच्चों देखो इसको बड़े मजेदार तरीके से समझना बेटा, देखो बिल्कुल देसी तरीके से, इधर ध्यान दो, ठीक है, पेन कॉपी छोड़ो, दिमाग में सेट क्या रखना, इधर ध्यान दो बेटा, बस आपको सिर्फ क्वेश्चन में डायग्राम मिलेगा, ध्यान रखना। तो आपसे पूछे कौन सी कंडीशन करेक्ट है, कौन सी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। देखो बेटा समझना इस चीज को, आपको हिंट क्या दे दिया है, एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एन की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट सेल की बात करा तो एक ही वेव होगी बच्चों, ठीक है। एक वेव होने के लिए क्या करना है, क्रेस्ट एंड ट्रो दोनों होने चाहिए, क्रेस्ट एंड ट्रो दोनों होने के लिए यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बड़ी माँ छोटी माँ दोनों होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो एन की वैल्यू 1 है तो एक बड़ी माँ एक छोटी माँ, यहाँ से स्टार्ट करो, बड़ी माँ तो आगे छोटी माँ नहीं आई, चाचा मानेगा क्या, नहीं बेटा किसी भी हाल में नहीं मानेगा, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई क्या। चलो बेटा देखो अब क्या हो गया, देखो एन की वैल्यू 1 है तो वही बात है, एक बड़ी माँ एक छोटी माँ, यहाँ से स्टार्ट हुई बेटा, यहाँ तक आगे बड़ी माँ तो आ गई और छोटी माँ वापस रास्ते में रहेगी बेटा। देखो वापस ये बताओ घर तक आई है क्या, अरे एक्सिस तक आई है क्या, अब तो चाचा किसी हाल में नहीं मानेगा, ये भी पॉसिबल है क्या, नो बेटा। क्लियर है। एन की वैल्यू 1 है, बात वही आ गई, फर्स्ट सेल की बात करा तो एक बड़ी माँ एक छोटी माँ दोनों होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, यहाँ तक आ गई बड़ी माँ, यहाँ से आगे क्या हो गया छोटी माँ, दोनों करेक्ट है बेटा, दोनों ठीक है, दोनों घर आ गई, बात ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करिए बच्चों, देखो क्या होगा, एन की वैल्यू 2 है, कितनी बड़ी माँ कितनी छोटी माँ चाहिए, दो दो चाहिए बेटा। यहाँ से स्टार्ट हुई तो क्या होगा, यहाँ तक आ गए एक बड़ी माँ एक छोटी माँ, एक एक तो आ गई, अब बड़े पापा और अंकल क्या कहेंगे, दूसरी कहाँ है, ठीक है। बात समझ में आई क्या, पॉसिबल है क्या, अब दो दो चाहिए, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है बेटा।
चलो अब बात करेंगे बच्चों, देखो n की वैल्यू 2 है, मतलब क्या दो दो चाहिए बेटा, तो क्या होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आ गए, एक बड़ी माँ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आएंगे, एक छोटी माँ आ गई। अब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ दूसरी बड़ी माँ तो आ गई, लेकिन दूसरी छोटी माँ आई क्या, अब तो घर में दंगे हो जाएंगे बेटा, ठीक है, चाचा दंगे कर देगा, इसका मतलब क्या, नॉट पॉसिबल, कि मैं नहीं होने दूंगा, कैंसिल कैंसिल, रिश्ता कैंसिल। बात समझ में आई क्या? चलो बेटा, भेदभाव तो चलेगा ही नहीं बच्चों। एक्चुअल में जो डायग्राम दिया था डी ब्रोगली ने, वो तो क्या था, लास्ट वाला ही था बच्चों, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 4-5 एग्जाम्पल तो समझने के लिए, इजी लैंग्वेज में खाली समझने के लिए बताए जाते हैं, क्लियर है। डी ब्रोगली ने एक्चुअल बेटा जो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया था स्ट्रक्चर को बेटा, ऐसा ही था, क्या कि जैसे बोर ने तो क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है, डी ब्रोगली ने क्या कहा था, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग ना करके ऐसी कोई सेल है उसके अंदर क्या करेगा, वेव की फॉर्म में मूवमेंट शो करेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। इसीलिए तो क्या पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को कंसीडर किया जाता है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग ना करके क्या करेगा, ऐसे वेव की फॉर्म में मूवमेंट शो करेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या होगा बच्चों, देखने का वही तरीका, n की वैल्यू 3 है तो क्या करो बच्चों, कोई एक पॉइंट फिक्स कर लो, एक पॉइंट फिक्स कर लो, तो क्या हो गया, एक बड़ी माँ एक छोटी माँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3-3 चाहिए बेटा, देखो जिद पे आ गए कि 1-2 तो सही नहीं मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 3-3 चाहिए हमें, तो क्या होगा, दूसरी बड़ी माँ दूसरी छोटी माँ, 2 हो गई, तीसरी बड़ी माँ तीसरी छोटी माँ, इसका मतलब क्या, अब ठीक है बेटा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अंकल को और बड़े पापा को, काम ठीक है। तो समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है, यस और नो। तो आपको सिर्फ ड्रामे, जैसे मान लो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो कैसे करना है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है, नोट करो। तो ये अपने बात की बेटा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की, घुमा फिरा के देखो जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करते हैं बेटा, पूछता है वो सारे अपन ने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक ही काम बच गया, घुमा फिरा के इसमें कितने क्वेश्चन, ये मैंने गुड और क्रॉस लगाया बेटा, समझ रहे हो क्या, गुड मतलब सही है, क्रॉस लगाया वो इनकरेक्ट है बेटा, ठीक है, ऐसा ऐसा कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना काम क्या बच गया बेटा, इतना ही बच गया, इसमें घुमा फिरा के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझने का तरीका यही बेटा, मैंने एक फॉर्मूला लिखा दिया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, बेटा m इतना v इतना, लैम्डा कितना होगा, आपने क्या किया है, खाली कैलकुलेशन करिए, कॉन्सेप्ट सीखा क्या, नो, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट पहले हमने डिस्कस किए हैं। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सर कौन से में मैं वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट काम में लूँ, कौन से में मैं क्या करूँ, काइनेटिक एनर्जी वाला, इसमें पोटेंशियल वाला, किसको किससे कोरिलेट करूँ, कैसे सेल ऑर्बिट को वेवलेंथ से कोरिलेट करूँ। अब खुद दिमाग काम में लेना, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना क्या करना, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यस और नो, चलो बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आज का काम तो अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या बात करेंगे, बैठो, नेक्स्ट लेक्चर में